गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 12 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पढ़ा रहे हैं। भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा बड़ी लंबी होती है। 1893 के मई के महीने के अंत में गांधी जी नेटाल पहुँचे। पहली बात जो उन्होंने देखी वो वहाँ पे ये थी कि भारतीय लोगों के साथ बहुत कम सम्मान किया जाता था। डरबन पहुंचने के कोई एक सप्ताह के भीतर ही वो एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सेठ अब्दुल्ला के साथ न्यायालय में गए, यानी वो उनका केस लड़ने गए थे, क्योंकि गांधी जी शुरुआत में क्रांतिकारी में थे। शुरुआत में वो वकील थे। उन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी तो वकील बने थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो वहाँ पर केस लड़ने गए थे। वे वहाँ न्यायालय में बैठे ही होंगे कि न्यायाधीश यानी जज ने उनकी ओर उंगली उठाई और कड़ी आवाज़ में कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतार दो। गांधी जी पगड़ी पहना करते थे, तो उनकी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने घूमकर देखा तो पाया कि आसपास तो कई मुसलमान थे जो पगड़ी बांधे हुए थे, पर उन्हें ही क्यों इसके लिए फटकारा गया ये वो समझ नहीं पा रहे थे। बोले, श्रीमान, उन्होंने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं पगड़ी क्यों उतार दूँ। मैं नहीं उतारूँगा। न्यायाधीश ने गुस्सा होकर कहा, कुपित होकर चिल्ला उठे कि कृपा करके अपनी पगड़ी उतार दें। यह सुनकर गांधी जी न्यायालय से उठकर आ गए। अब्दुल्ला जो थे, जिनका वो केस लड़ने गए थे, गांधी जी के पीछे पीछे दौड़े और उनकी बाँह पकड़ ली और कहा कि आप जानते नहीं हैं, मैं आपको कारण बता दूंगा कि गोरी चमड़ी वाले ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते। गोरी चमड़ी वाले यानी अंग्रेज। ये लोग भारत के लोगों को तुच्छ समझते हैं, तुच्छ यानी छोटा समझते हैं। उन्हें कुली या सामी के नाम से पुकारते हैं, यानी कुली यानी बोझा ढोने वाला। जो मुसलमान है उन्हें पगड़ी पहनने की स्वीकृति है, मतलब मुसलमानों को पगड़ी पहनने की स्वीकृति, इसलिए किसी मुसलमान को नहीं टोका, क्योंकि उनके धर्म में वैसे कपड़े पहनना आवश्यक है। अब्दुल्ला बोले। गांधी जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वो बोले, ये नियम तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है, यानी कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये तो उसका अपमान है। ऐसे आपत्तिजनक नियम के विरुद्ध मैं आज ही डरबन प्रेस में लिखकर अपना विरोध प्रदर्शित करूँ। गांधी जी ने इस आशय का पत्र लिखा और वह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। उसे आशा से अधिक प्रचार भी मिला। डरबन में एक सप्ताह बिताकर गांधी जी प्रिटोरिया गए। वहाँ उन्होंने मुकदमे की पैरवी करनी थी, यानी अब्दुल्ला का केस लड़ना था। प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर फर्स्ट श्रेणी का टिकट लेकर वे रेलगाड़ी में पहुँचे। रात के समय नेटाल में राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुँचे। वहाँ एक अंग्रेज भी उसी डिब्बे में आ गया जिस डिब्बे में गांधी जी थे। उसने गांधी जी की ओर घृणा से यानी नफरत से देखा। कंडक्टर को बुलाया और कहा कि इस कुली को यहाँ से उठा ले जाओ और वहाँ पटक दो जहाँ इसकी जगह है। मैं काले आदमी के साथ यात्रा नहीं करूँगा। जो आज्ञा श्रीमान, कंडक्टर ने बोला, और फिर उसने गांधी जी की ओर देखा और उसे सामी और कहा, ओ सामी, उठो और मेरे साथ दूसरे डिब्बे में चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, गांधी जी ने कहा, और मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मुझे अधिकार है कि मैं इस डब्बे में बैठ सकूं। तब एक सिपाही को बुलाया गया और गांधी जी को क्या किया, उनके सामान से डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। उन्हें प्लेटफार्म पर छोड़कर गाड़ी आगे चल दी। वो रात उन्होंने सर्दी में ठिठुरते अंधेरे में प्रतीक्षालय में यानी वेटिंग रूम में काटी। गांधी जी के मन में यह अनुभव घर कर गया कि इस घटना ने से वो इतने खिन्न हो उठे कि उन्होंने हर कीमत पर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र भेजा, परंतु उन्होंने रेलवे कर्मियों के कार्य को उचित ठहराया। अभी प्रिटोरिया की उनकी यात्रा में और भी मुश्किलें शेष थी। उन्हें चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग घोड़ा गाड़ी में जाना था। उनका मजाक उड़ाया गया। ओ बैरिस्टर कुली, तुम अंग्रेजों के साथ भीतर नहीं बैठ सकते। टिकट हो या ना हो, बाहर कोच के पायदान पर ही तुम्हें स्थान मिलेगा। इस अपमान से गांधी जी और तमतमा उठे, परंतु भारी मन से चालक के पीछे वाले स्थान पर जाकर बैठ गए। वे अभी झगड़ने की स्थिति में नहीं थे और मार्ग में रास्ते में एक स्थान पर घोड़े बदलने के लिए गाड़ी रुकी तो कंडक्टर ने कहा, ए सामी, तुम नीचे बैठ जाओ, हम सिगरेट पिएगा, और उसने पैरों के पास एक गंदा थैला फैला दिया। यह देख गांधी जी स्वयं को रोक ना सके। बोले, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है जिसके अनुसार मैं अंदर बैठ सकता हूँ, तो तुम मुझे नीचे बैठने को मजबूर क्यों कर रहे हो। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में बैठूँ। मैं यहाँ नहीं बैठूँगा। तो वो जो कंडक्टर था, बोले, तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। कंडक्टर ने चीख कर कहा। फिर वो गांधी जी को घूंसा जमाकर यानी घूंसा मारकर उन्हें धक्का देते हुए नीचे उतारने लगा। गांधी जी भी बर्दाश्त करते रहे, पिटते रहे ये सरिया, और वो ट्रेन का सरिया पकड़े खड़े रहे, परंतु अगले घूंसे ने तो उन्हें करीब करीब धराशायी यानी करीब उन्हें घायल कर दिया। ये देखकर सहसा गाड़ी में बैठे कुछ लोग शोर मचाने लगे। वे बोले, बंद करो ये सब, उसे छोड़ दो। कंडक्टर ये ठीक कह रहा है, उसे अंदर आकर सबके साथ बैठने दो। कंडक्टर को उन्हें छोड़ना पड़ा।
अगली रात को जोहान्सबर्ग पहुँचे। रास्ते की दुर्घटना ने उन्हें कंपा दिया था। उनके पास एक मुसलमान व्यापारी का पता था, यानी उनका दोस्त था वो, परंतु उतनी रात उन्होंने उसके घर जाना ठीक नहीं समझा। टैक्सी से वे ग्रैंड नेशनल होटल पहुँच गए। होटल के मैनेजर ने उनकी ओर गौर से देखा और कहा, क्षमा कीजिए, आज रात कोई भी कमरा यहाँ खाली नहीं है। गांधी जी समझ गए कि केवल काले रंग के कारण ही उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया गया है। अब उनके सामने उस व्यापारी के यहाँ चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था, तो वो उसके यहाँ रात बिताने चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से प्रिटोरिया जाने के लिए रवाना हुए। उस डिब्बे में केवल एक यात्री था। वो ठीक ठाक कपड़े पहने एक अंग्रेज था। गांधी जी को आता देख उसने अखबार पर से नज़र हटाकर उन्हें देखा, सिर हिलाया और पढ़ने में लग गया। कुछ देर बाद ही कंडक्टर आ पहुंचा। गांधी जी ने फुर्ती से उसे अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखा दिया। गांधी जी को उत्तर देते उससे पहले उस अंग्रेज ने टिकट दिखा दिया तो टिकट से कुछ नहीं होता। कंडक्टर ने घुराकर कहा उठो और झटपट तीसरे दर्जे में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक अंग्रेज बैठा था, तो उसने ऐसा कहा। गांधी जी को उत्तर देते इससे पहले ही उस अंग्रेज ने अखबार जो बैठा था उनके पास रख दिया और कंडक्टर की ओर देखा। वो तीखी आवाज़ में बोला, आखिर इस भले आदमी को तंग करने में तुम्हें क्या मिल रहा है? टिकट के अनुसार उसे अधिकार है कि वो यहाँ बैठ सके। फिर गांधी जी की ओर देखकर बोला, जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से बैठे रहो। गांधी जी ने उसे धन्यवाद दिया और एक किताब खोलकर पढ़ने लगे। साय के समय यानी शाम के समय रेलगाड़ी बहुत देर से प्रिटोरिया पहुंची। स्टेशन पर उन्होंने कोई लेने नहीं आया, इसलिए रात होटल में ही काटनी पड़ी। दूसरे दिन एक मित्र ने उन्हें एक मकान में ठहरा दिया। वे वहाँ किराए पर रहने लगे। उन्होंने अब्दुल्ला के मुकदमे का काम शुरू किया। उस काम में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने प्रिटोरिया में रहने वाले भारतीयों की एक बैठक बुलाई। सहायता की तैयब हाजी खान मोहम्मद ने, जो वहाँ के प्रभावशाली भारतीय व्यापारी थे। गिनती के प्रिटोरिया निवासी भारतीय बैठक में भाग ले पाए। गांधी जी ने उस समय पहली बार किसी सभा में भाषण दिया। वे बोले, हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव बढ़ता जाता है। आखिर जन्म, परिवार, जाति और धर्म के आधार पर हमें अलग क्यों समझा जाता है? हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए। जैसे अंग्रेज़ों का संगठन था कि अंग्रेज़ सारे अपना काम करते थे और दूसरों को बेवकूफ़ समझते थे, वैसे उन्होंने कहा कि हमें भी भारतीयों का एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और हम लोग अपनी आवश्यकताओं और शिकायतों की सूचना शासन को देते रहें। श्रोताओं ने, सुनने वालों ने उनकी बात को ध्यान से सुना। यह तय किया गया कि प्रिटोरिया के सभी भारतीयों को नियमित बैठक में हुआ करे। जिस तरह का व्यवहार भारतीय लोगों के साथ किया जाता था वहाँ गांधी जी को बहुत अपमानजनक लगा। उन्हें लगा यह उनका कर्तव्य है कि वे उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनके कष्टों को दूर करें। वे रोज़ शाम को अपने अंग्रेज मित्र कोर्ट के साथ घूमने जाया करते थे और कभी भी रात 10 बजे से पहले नहीं लौटते थे। उन्होंने राज्य के अटॉर्नी से इस तरह का एक पत्र ले लिया था कि पुलिस की आज्ञा बिना वे जब चाहें बाहर जा सकें। एक शाम गांधी जी अकेले थे। अपनी आदत के अनुसार वे फुर्ती से चले जा रहे थे कि सहसा उन पर किसी ने हमला कर दिया। वे गिर गए, घायल भी हो गए। वे जिस आदमी से छूटने की कोशिश कर रहे थे वो था पुलिस का सिपाही। अब तुम्हें कानून के पालन की आदत पड़ेगी, ये सिपाही चिल्लाकर बोला। क्या तुम नहीं जानते कि किसी भी भारतीय को राष्ट्रपति भवन के पिछले भाग से गुजरने की अनुमति नहीं है? यह कहकर सिपाही ने उन्हें फिर से ठोकर लगाई। तभी किसी परिचित आवाज़ ने मित्र भाव से पूछा, क्या चोट लग गई गांधी? यह आवाज़ थी श्री कोट्स की। जब गांधी जी पर हमला किया जा रहा था वे उधर से गुजर रहे थे। श्री कोट्स ने सिपाही को चेतावनी दी, यह आदमी मेरा मित्र है और सुप्रसिद्ध वकील भी, अगर वह शिकायत करेगा तो मैं गवाही दूंगा। फिर वे गांधी जी से बोले, मुझे बड़ा खेद है गांधी कि तुम पर ऐसा निर्मम आक्रमण किया गया। इसमें खेद की क्या बात है, दुख की क्या बात है? वो बेचारा यह सब कैसे जान सकता है? उसके लिए तो सारे काले एक बराबर हैं। मैंने तो यह नियम बना लिया कि किसी भी व्यक्तिगत शिकायत के लिए मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। गांधी जी बोले। समय बीतता रहा। अब्दुल्ला का मुकदमा निपट गया। दक्षिण अफ्रीका के अनेक कटु अनुभवों ने गांधी जी को और अधिक चारित्रिक दृढ़ता प्रदान की। शीघ्र ही वे डरबन के बेहद व्यस्त वकीलों की गिनती में आ गए। वकालत उनके लिए दूसरे महत्व का पेशा थी। उनकी प्रमुख रुचि तो जन कल्याण के कार्यों में थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 3 वर्ष बिताए। उनका वकालत का कार्य भी खूब जम गया था। हर आदमी उन्हें जब उनके अंग रखे और पगड़ी से पहचानता था। उन्हें लगा कि वे लंबे समय के लिए रुक गए हैं। वे ये जानते थे कि लोग उन्हें वहाँ चाहते हैं। वर्ष 1896 में उन्होंने घर जाने और पत्नी तथा बच्चों को दक्षिण अफ्रीका ले आने की अनुमति चाहिए, क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी भारत यात्रा अपने काम के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने में भी सहायक होगी। उन्होंने सारा काम इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि वे 6 महीने की छुट्टी प्राप्त
कह सकें। पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।